आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं और इसको हम प्रयोगों द्वारा वेरीफाई सत्यापित भी कर चुके हैं। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी, जिनमें से पहली एप्लीकेशन थी नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन की नाभिक में अनुपस्थिति को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। और दूसरा एप्लीकेशन हमने हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की ऊर्जा का मान निकाला था। इसी कड़ी में आज हम इसकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की नेक्स्ट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इन एप्लीकेशंस में से पहली एप्लीकेशन है जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। इस लेक्चर के अंदर तो ये पहली एप्लीकेशन है, जबकि सीरियल ऑर्डर के अंदर ये थर्ड एप्लीकेशन है। जिस समझ भौतिकी के अनुसार किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा जो है वो शून्य होती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम ऊर्जा जो है वो शून्य नहीं होकर कुछ मान लिए होती है। इसे हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं या शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। इस एप्लीकेशन में इस टॉपिक के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जीरो पॉइंट एनर्जी का मान ही ज्ञात करेंगे। हमें ये पता है कि जब भी कोई कण सिंपल हार्मोनिक मोशन या दोलन करता है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इट मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट करें और पोटेंशियल एनर्जी को हम v से रिप्रेजेंट करें और E उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी हो तो हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू k प्लस v। और हमें पता है कि कण की गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ p जो है ऑसिलेटर का दोलक का रेखीय संवेग है और m जो है वो कण का या ऑसिलेटर का द्रव्यमान है। इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ k जो है फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक है, और x जो है कण का माध्य स्थिति से विचलन या विस्थापन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि किसी भी बल नियतांक और आवृत्ति के मध्य संबंध होता है ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m, और हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जीरो स्क्वायर, जहाँ की ओमेगा जीरो जो है वो दोलक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मान रख के टोटल एनर्जी E का मान ज्ञात कर सकते हैं। E का मान होगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाफ k की जगह हमने लिख दिया m ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गई कण की पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अब यदि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति और उसी दिशा में संवेग को नापते हैं और माना कण की स्थिति x और संवेग जो है px है, तो इन दोनों राशियों के मापने में जो अनसर्टेनिटी आएगी उसका मान है क्रमशः डेल्टा x और डेल्टा px। और हमें मानते हैं कि यदि स्थिति नापने में इतनी त्रुटि इतनी अनिश्चितता है तो स्थिति का न्यूनतम मान कम से कम डेल्टा x तो हो गई, ऐसे ही संवेग का न्यूनतम मान कम से कम डेल्टा px तो होगा ही। तो इसके द्वारा हम ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर p की जगह डेल्टा px और x की जगह हम डेल्टा x सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें
ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान ज्ञात होता है और वो होगा ई मिनिमम इक्वल्स टू डेल पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 जो है वो ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। चूंकि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2 और इससे हम डेल्टा पी एक्स का मान निकाल लेंगे, वो हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। अब ये वाला मान जो है हम पी एक्स का इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई मिनिमम इक्वल्स टू हाफ 1/4। ये हमने यहाँ पे मान रखा किसका, पी एक्स का मान रख दिया एक्स के टर्म्स में और ये हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने एक्स के डेल्टा एक्स पहले रख लिया था इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम देखें तो इक्वेशन 3 जो है वो ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा को प्रदर्शित करती है और ये मान किसके टर्म्स में, डेल्टा एक्स के टर्म्स में, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो डेल्टा एक्स के टर्म्स में हम किसी भी ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को इक्वेशन 3 से दिखा सकते हैं। अब हमें पता है कि ऊर्जा के न्यूनतम होने के लिए मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, डी फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो उसका वो जीरो हो। तो हम लिख सकते हैं डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो हम इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, डेल एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद उसका मान जीरो के बराबर रख देंगे। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मान आता है। आप लोग जब कॉपी पेंसिल में करेंगे, कॉपी में करेंगे तो इसको अपन डिफरेंशिएट करके देखें तो इस तरह का मान प्राप्त होगा और इसको हमने रीअरेंज कर लिया तो इस तरह से आ जाएगा और हमारे पास बाद में आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स क्यूब प्लस m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा 0 स्क्वायर डेल एक्स इक्वल्स टू एच का स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स क्यूब। ये हम देखें पिछले उसमें तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इस वाली टर्म को हम इधर ले गए और इससे हम डेल एक्स का मान निकाल लेंगे। ये डेल एक्स इधर आ जाएगा तो डेल एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे हम तो एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 0। इक्वेशन 4 में हमने इसको दिखाया है। अब डेल एक्स का ये मान हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकाल लेंगे। तो ई मिनिमम इक्वल्स टू हाफ एच का स्क्वायर अपॉन 4m 2m ओमेगा 0 अपॉन एच क्रॉस डेल एक्स स्क्वायर था उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर भी डेल एक्स स्क्वायर का मान हमने रख दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई मिनिमम इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0 अपॉन 2 प्लस एच क्रॉस 0 अपॉन 2 और ई मिनिमम इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो हम यहाँ देखें कि ऊर्जा का न्यूनतम मान जो जीरो नहीं होगा कितना आ रहा है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा जो है शून्य नहीं होती, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, जीरो होती है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इसका मान शून्य नहीं होता बल्कि इसका मान कितना होता है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0 स्क्वायर। इस ऊर्जा को हम, इस न्यूनतम ऊर्जा को हम जीरो पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। और यदि इसको हम एच के टर्म्स में लिखें तो आ जाएगा हाफ एच न्यू, ई मिनिमम इक्वल्स टू हाफ एच न्यू। और इसको हम शून्य बिंदु दिखाने के लिए मिनिमम की जगह हम यहाँ पे जीरो भी लिखते हैं। इसका मतलब ई जीरो इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0 इक्वल्स टू हाफ एच न्यू को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर
यहाँ पर ये 0 यहाँ पे टच नहीं कर रहा, ये ऑसिलेटर को हम इस तरह से दिखाते हैं इसकी ऊर्जा को। यहाँ पे टच नहीं कर रहा, ये यहाँ पे ये कुछ मान है, ये मान कितना है? हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0। इसे हम कहते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है यहाँ पे क्या होता है, ये टच करता है, यहाँ पे टच करके यूं जाता। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, ऊर्जा समय अनिश्चितता संबंध। जब हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऐसी कोई भी दो राशियां जिनका कि गुणनफल जूल सेकंड की विमा में आता हो, उन सब पर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। तो इसको यहाँ पे इस वाले इसके अंदर हम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन को डिराइव करेंगे। माना कोई कण यहाँ पे आएगा, सॉरी, स्मॉल वी वेग से गतिशील है और ये कण एक्स दूरी पर पाया जाता है, तो समय की अनिश्चितता कितनी होगी? v इक्वल्स टू कितना होगा? डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो समय में अनसर्टेनिटी निकाली, डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन वी। वी यहाँ पर स्मॉल वी वेग है, यहाँ पे वेग लिख लेना v। चूंकि कण की गतिज ऊर्जा होती है E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, अतः ऊर्जा के अंदर अनसर्टेनिटी डेल्टा ई को हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा हाफ एम वी स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू एम वी डेल वी। अब हम क्या करेंगे, एम को इधर ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाइड बाय एम डेल वी। और एम डेल वी कितना हो जाएगा? डेल पी क्या है? रेखीय संवेग। तो डेल ई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल पी। चूंकि इक्वेशन 1 से हमारे पास है v इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो हम यहाँ पर v का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल ई इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी मल्टीप्लाइड बाय डेल पी। डेल टी को हम इधर ले जाएंगे तो डेल ई मल्टीप्लाइड बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी एक्स। पी एक्स हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था क्योंकि उसी दिशा में संवेग की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता है कि इसका मान जो है एच क्रॉस के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू एच क्रॉस, अर्थात uncertainty in energy multiplied by uncertainty in time is equals to h cross। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। हमें ये पता है कि जब भी किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में जिसे हम उस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, कुछ समय रहकर पुनः अपनी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है वह औसत समय ऊर्जा स्तर का जीवन काल या लाइफ टाइम कहलाता है। सामान्यतः एक्साइटेड स्टेट का जीवन काल जो होता है 10⁻⁸ सेकेंड का होता है। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन एक फोटोन उत्सर्जित करके पुनः अपनी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में या जिसे हम कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आ जाता है। अर्थात एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। 10⁻⁸ सेकेंड रहने के पश्चात इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में लौट जाता है। इस एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा की गणना के लिए हम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन लेते हैं, जो कि डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2। या हम कभी भी एच क्रॉस भी ले लेते हैं, कभी एच क्रॉस बाय 2 भी ले लेते हैं। जैसे हमने पिछले उसमें डिराइव किया तो हमने यहाँ वहाँ पर एच क्रॉस लिया था, हम एच क्रॉस बाय 2 भी ले सकते थे। तो इसमें हम देखें कि किसी भी ऊर्जा स्तर के ऊर्जा मापने में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी के बराबर वो नेचुरल रूप में ही होगी।
और यहाँ पर यदि हम एच क्रॉस का मान और डेल टी हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम 10⁻8 सेकेंड है, ये मान रख दें तो हमारे पास अनसर्टेनिटी एनर्जी आ जाता है। वो मान आता है 0.527 10⁻26 जूल। अर्थात एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा में डेल्टा ई का जो है नेचुरल विस्तार होता है। ये तो स्वाभाविक अपने आप से आ रहा है, इनहेरेंट है। इस कारण से अब चूंकि डेल्टा ई का मान आ रहा है ई के मापने में, इसी की वजह से ऊर्जा स्तरों में संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति में भी विस्तार आ जाता है। और वो कैसा आता है, क्योंकि हमें पता है कि ई इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू होता है। और अनसर्टेन एनर्जी कितना हो जाएगा, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच डेल न्यू हो जाएगा। और अनसर्टेन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल ई अपॉन एच हो जाएगी। तो डेल ई का मान हमें पता है, तो डेल न्यू का मान निकल जाएगा 0.527 जूल। एच का मान हमें पता है 6.6023 10⁻24 जूल सेकेंड होता है। तो हम आवृत्ति का मान निकाल लेंगे। तो आवृत्ति का मान हमारे पास आ जाएगा 10⁸ सेकेंड के इनवर्स के लगभग बराबर। तो हम ये देखें कि ऊर्जा में अनिश्चितता जो नेचुरल रूप में आती है, उसी तरह से आवृत्ति में भी अनसर्टेनिटी जो है स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर की आवृत्ति में माइनस डेल न्यू से प्लस डेल न्यू तक की आवृत्ति परास में फोटोन का उत्सर्जन होता है। अर्थात उसकी आवृत्ति कितनी थी, न्यू थी, तो न्यू में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल न्यू। तो हमें आवृत्ति की परास मिल जाती है माइनस डेल न्यू से प्लस डेल न्यू तक। तो हम कहते हैं कि जब भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, जो एक फोटोन उत्सर्जित करता है, उन फोटोनों का उत्सर्जन माइनस डेल न्यू से प्लस डेल न्यू तक की आवृत्ति परास में होता है। और इसी वजह से स्पेक्ट्रम की रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार उत्पन्न हो जाता है। मतलब स्पेक्ट्रम जो एक लाइन नहीं लेके एक विड्थ लिए हुए होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए, तो इनको सबको ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर जो है हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। अब हम आगे जो है क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं वेव मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स पर, श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी पर होगा। थैंक यू।